नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करते हैं फिशर इन एनो या फिर एनल फिशर के बारे में। इसे आयुर्वेद में परिकर्तिका इस नाम से जाना जाता है। आजकल बहुत सारे लोगों को इस तरह की समस्या देखी जा सकती है और जब भी किसी को अगर कोई मलमार्ग से संबंधित अगर कोई बीमारी है तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि उन्हें बवासीर की तकलीफ है। लेकिन जो एनोरेक्टल डिसीज है यानी जो मलमार्ग से संबंधित जो बीमारियां है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे फिर पाइल्स जिसे हीमोराइड्स कहा जाता है, तो इसमें भी एक्सटर्नल हीमोराइड्स है या इंटरनल हीमोराइड्स है, या फिर जो फिशर है जो हम आज के वीडियो में देखेंगे, या फिर जो फिशुला इन एनो है जिसे भगंदर कहा जाता है। तो ये सभी कंडीशंस अलग अलग है, इनके लक्षण भी अलग अलग है, इनकी चिकित्सा अलग अलग है। जब भी फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है तो इन्हें आसानी से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, लेकिन लोग कॉमनली बिना किसी चेकअप के ही इसका डायग्नोस खुद ही कर लेते हैं और खुद ही इसके लिए चिकित्सा भी लेते रहते हैं। लेकिन जब तक इसका पूरी तरह से निदान आप नहीं करते तब तक आप इसकी सही चिकित्सा नहीं ले सकते। तो आज के वीडियो में हम एनल फिशर के जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, या फिर इसके कारण क्या है, इसकी घरेलू चिकित्सा क्या है, या फिर आप आयुर्वेदिक चिकित्सा इसमें क्या ले सकते हैं, तो इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आयुर्वेद में जो एनल फिशर है उसे परिकर्तिका इस नाम से जाना जाता है। परिकर्तिका, इसमें कर्तनवत पीड़ा यानी काटने के जैसी पीड़ा, काटने के जैसा दर्द उन्होंने बताया है। अब देखिए, जब भी फिशर की किसी को तकलीफ होती है तो तब जो एनल ओपनिंग है यानी जहाँ से स्टूल बाहर आती है तो वहाँ पे क्रैक पड़ जाता है यानी टीयर हो जाता है। तो ये जो कट है ये एक तो सुपरफिशियल भी रह सकती है या डीप भी रह सकती है। अगर किसी को शरीर में दूसरी जगह कोई जख्म हो जाती है या फिर क्रैक पड़ जाती है तो वो आराम से हील हो जाती है। लेकिन फिशर में जब भी एक क्रैक तैयार होती है तो इसमें से जब भी स्टूल बाहर निकलती है तो इसको घिस के बाहर निकलती है, तो उस समय पे बहुत ज़्यादा दर्द होना या जलन होना आमतौर पर दिखाई देता है। और ये जलन भी स्टूल पास करने के बाद भी बहुत देर तक बनी रहती है। काफ़ी बार जब स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है यानी कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उस समय पे ब्लड भी निकल सकता है, और ये जो ब्लीडिंग होती है ये ब्लड फ्रेश रेड कलर का रहता है, वो भी स्टूल को लग के ये बाहर निकलता है। और इस तरह से इसमें जैसे बाकी लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे स्किन टैग है जिसे सेंटिनल टैग कहा जाता है, या फिर चलते फिरते समय बैठते समय भी काफ़ी तकलीफ होती है, या फिर जो एनल ओपनिंग है वहाँ पे जो स्पिंक्टर है उसमें भी स्पाज्म होता है, तो ये जगह भी थोड़ी सी छोटी हो जाती है। तो इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर ये लक्षण थोड़े से कम है तो कभी कभी ये आराम से हील भी हो जाता है। लेकिन जब खाने पीने की कोई आदत है या परहेज नहीं करते तो उसके कारण अगर ये है तो ये तकलीफ भी बार बार होती रहती है, और ये जो फिशर है ये क्रॉनिक बनता जाता है। अब देखते हैं कि जो एनल फिशर है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन या हार्ड स्टूल। अगर किसी को बार बार ये तकलीफ हो जाती है तो मलद्वार की जगह पे ये कट पड़ जाती है। कॉन्स्टिपेशन के बारे में भी हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। दूसरा जो कारण है, अगर किसी को बार बार डायरिया हो जाता है यानी बार बार दस्त होना, या फिर IBS की अगर किसी को तकलीफ है तो बार बार मोशन के लिए जाना है, तो इस तरह से जब वहाँ पे रगड़ के साफ किया जाता है या इस तरह से बार बार जाने के कारण भी फिशर आमतौर पर दिखाई देता है। तीसरा जो कारण है कि जनरली फीमेल में जब स्पेशली प्रेगनेंसी में या फिर डिलीवरी के बाद भी ये तकलीफ दिखाई दे सकती है। छोटे बच्चों में भी ये आमतौर पर दिखाई देती है। अगर बच्चे स्टूल पास करने में आलस करते हैं या रोक के रखते हैं तो जो स्टूल का जो फर्स्ट पार्ट है वो हार्ड बन जाता है, और इसके कारण ही वो फिशर तैयार कर सकता है। तो इस तरह से अलग अलग कारण हो सकते हैं। दूसरा जो है वो है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर किसी की है, व्यायाम का अभाव है, लाइफस्टाइल रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज है, या फिर जो उनकी खान पान से संबंधित अगर कोई कारण है तो वो भी इस एनल फिशर के लिए कारण हो सकते हैं।
अब देखते हैं कि आयुर्वेद में परिकर्तिका के क्या कारण बताए हैं। तो जब भी शरीर में वात और पित्त ये दोष बढ़ते हैं तो इस तरह की समस्या दिखाई दे सकती है। अब वात और पित्त के बढ़ने के पीछे क्या कारण है, तो देखिए अगर आपका सोना जो है रात को वो बहुत लेट है तो इस तरह रात को जागने से भी शरीर में वात और पित्त ये दोनों दोष बढ़ते हैं। इसके साथ ही अगर आपका खाना बहुत रूखा सूखा हो, आजकल जैसे ज़ीरो ऑयल या फिर ऑयल फ्री खाने का प्रचलन चल रहा है, तो इसमें भी शरीर में बहुत ज़्यादा रूखापन हो जाता है, आंतों में भी रुक्षता हो जाती है। तो इसके कारण कॉन्स्टिपेशन और फिर कॉन्स्टिपेशन के कारण ही फिशर की तकलीफ हो सकती है। इसके साथ ही जो पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जैसे आपके खाने में अगर मिर्च मसाले वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है या तली हुई चीज़ें हैं जो फ्राइड है या फिर फर्मेंटेड चीज़ें हैं, नॉनवेज है, या अगर बहुत ज़्यादा है, चाय कॉफ़ी आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो इससे भी शरीर में ये जो पित्त दोष है वो बढ़ सकता है। इसके साथ ही अगर कोई वेगों का धारण करता है, देखिए आयुर्वेद में अधारणीय वेग बताए हैं, तो इसमें मल वेग जो है यानी स्टूल पास करने का, मोशन पास करने का जो वेग है, तो उसको कभी भी रोकना नहीं है। अगर आप इसे रोक के रखते हैं तो स्टूल और हार्ड बनती जाएगी और इसी से फिशर की तकलीफ आपको हो सकती है। इसके साथ ही जो पानी वाला एनिमा है, जो वाटर एनिमा है, वो भी पक्वाशय में बहुत ज़्यादा रूखापन उत्पन्न करता है, क्योंकि आमतौर पर दिखता है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है वो लोग वाटर एनिमा प्रिफर करते हैं, लेकिन अगर आप ये बार बार करते हैं तो इससे और ज़्यादा रूखापन बढ़ेगा और आपकी तकलीफ भी बढ़ सकती है और इसी से फिशर भी उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरह से आयुर्वेद में भी फिशर के लिए यानी परिकर्तिका के लिए अलग अलग कारण बताए हैं। अब देखते हैं कि एनल फिशर के लिए चिकित्सा क्या हो सकती है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चिकित्सा है कि कारणों को दूर करना, यानी जिस कारण के वजह से ये तकलीफ आपको हुई है तो उसे दूर करना। अगर आप बिना कारण को दूर किए कोई भी चिकित्सा लेते हैं तो आपको पूरी तरह से आराम नहीं मिलने वाला। तो ये सबसे पहली चिकित्सा है। दूसरा जो है कि आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, उसमें भी सुधार करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि स्ट्रेस को कम रखें, प्राणायाम है, ओंकार है, व्यायाम है, इसको अपने जीवन में नियमित तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही खाना जो आप खा रहे हैं उसमें स्निग्धता होनी चाहिए। अब इसके लिए जो शरीर में वात और पित्त दोनों को कम करने के लिए अगर कोई चीज़ है तो वो है गाय का घी। तो आप इसे अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। जो घी है वो वात और पित्त दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है, तो ये आपके खाने में ज़रूर होना चाहिए। फिर आप इसे गरम दाल में लेके, रोटी पे लेके भी आप इसे खा सकते हैं, या फिर आप रात को भी सोने के पहले थोड़े से गर्म पानी में, यानी जैसे पाव कप गर्म पानी में आप 2 चम्मच घी डाल के भी आप ले सकते हैं। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो खाने में आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी शरीर में जो रूखापन है, आंतों में जो रुक्षता है, उसको कम करने में आपको मदद करेगी। इसके साथ ही जो काला मुनक्का है, जो ब्लैक रेजिन्स है, वो भी आप ले सकते हैं। तो रात में ही इसे 8-10 जो मुनक्के हैं वो आप पानी में, थोड़े से पानी में आप भिगो दो और सुबह आप इसे ले सकते हैं। तो इससे भी पेट साफ होने में आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। जब भी किसी को फिशर की तकलीफ होती है तो उन्हें आमतौर पे बहुत ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है और उनके खाने में भी बहुत ज़्यादा फाइबर्स है या फिर जो सैलड है उसको बढ़ाने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन अगर हम लोग इसे आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जब भी आप बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं तो ये आपके अग्नि को मंद करता है, आपका पचन ही डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर कॉन्स्टिपेशन और उसके जैसी समस्या भी दिखेगी। तो पानी जितना ज़रूरी है उतना ज़रूर लेना है, लेकिन एक्सेसिव इसमें नहीं लेना है। अपनी प्यास के हिसाब से पानी का सेवन करना है। दूसरा जो है कि आप अगर बहुत ज़्यादा फाइबर्स या फिर बहुत ज़्यादा सैलड है, कच्चा अगर आप लेते हैं तो ये भी आपके सिस्टम के लिए बर्डन हो सकता है। तो सबका बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। खाने में आप मीठी चीज़ें भी ले सकते हैं, क्योंकि जो मीठा स्वाद है वो शरीर में वात और पित्त दोनों को बैलेंस करता है। लेकिन जो मीठा है वो खास करके घर पे बना हुआ होना चाहिए, थोड़ी क्वांटिटी में, जितना आप आराम से पचा सके उतना ही मीठा आपके खाने में होना चाहिए। तो इस तरह से भी थोड़ी सी सावधानी लेनी है। आप खाने में जैसे मुलेठी का चूर्ण आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुलेठी एक बहुत अच्छी औषधि है, ये पेट भी अच्छे से साफ करती है और शरीर में वात और पित्त इन दोनों का बैलेंस भी बनाए रखती है। तो मुलेठी का जो चूर्ण है वो 1-1 चम्मच 2 बार आप खाने के पहले भी ले सकते हैं। इस तरह से बाकी भी जो आयुर्वेदिक औषधियाँ है उनका सेवन भी किया जा सकता है, जैसे त्रिफला चूर्ण है या फिर हरितकी चूर्ण, जैसे हरड़ का चूर्ण है।
या फिर जो एरंड तेल है या फिर गंधर्व हरितकी है या फिर द्राक्षादि कषाय में है, तो इसके जैसी बहुत सारी औषधियाँ हैं। लेकिन आपके लिए सही औषधि कौन सी है ये जानने के लिए आप अपने नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। फिशर पर बाहर से लगाने के लिए यानी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आप गाय का घी है या जैसे नारियल तेल है या जात्यादि तेल है, जात्यादि घृत है या यष्टि मधु घृत है। यष्टि मधु घृत यानी मुलेठी से सिद्ध किया हुआ जो घी है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मल त्याग के पहले और बाद में दोनों बार आपने इसे लगाना है, अच्छे से लुब्रिकेट करना है और दिन में भी आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे लगा सकते हैं। तो इससे भी जो फिशर है उसको हील होने में आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। इसके साथ ही कुछ मेडिकेटेड जो ऑइंटमेंट्स है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। इसके साथ ही सीड्स बाथ है यानी जैसे थोड़े से गुनगुने पानी में बैठना, तो ये भी मदद कर सकता है। जो एनल स्पिंडर है जिसमें स्पाज्म है तो इस स्पिंडर को रिलैक्स करने में भी ये जो सीड्स बाथ है वो आपकी मदद कर सकता है। इसमें पानी में आप हल्दी भी डाल सकते हैं या फिर जो त्रिफला क्वाथ है या फिर जो पंचवल्कल कषाय है तो उसके साथ भी ये जो सीड्स बाथ है वो किया जा सकता है। तो इससे भी जो फिशर का जो घाव वहाँ पे है, जो क्रैक है वहाँ पे, तो उसको हील होने में भी मदद मिल सकती है। अगर घरेलू चिकित्सा या फिर आयुर्वेदिक इलाज से अगर आपकी जो तकलीफ है वो अगर दूर नहीं हो रही है तो फिर आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से आप बस्ती चिकित्सा कर सकते हैं। और बस्ती में भी जो तेल की बस्ती है जिसे अनुवासन बस्ती या फिर मात्रा बस्ती है वो इसमें फ़ायदा दिला सकती है। तो ये जो तेल की बस्ती है इसके कारण शरीर में जो वात दोष बढ़ा हुआ है उसका शमन होगा, जो आपकी आते हैं वहाँ पे स्निग्धता बनेगी और उसके कारण स्टूल भी आराम से पास होगी। और दूसरा जो है कि ये जो फिशर है इसको हील होने में भी मदद मिलेगी। अगर आप लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स पे फोकस करते हैं तो फिशर में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर कुछ लक्षण रह भी जाते हैं तो फिर इसमें जो घरेलू इलाज है या फिर जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है उससे वो भी कम हो जाएंगे। जो लोग इसमें सर्जरी प्रिफर करते हैं तो उनमें भी काफ़ी बार रिकरेंस दिखाई देते हैं और तब भी आपको परहेज करना ही पड़ता है। तो क्यों ना इस परहेज को या सावधानी को शुरू से ही किया जाए। तो उम्मीद है इस वीडियो में हमने आपको जो भी बातें बताई वो आपको मदद ज़रूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।